नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका यूपीसी इनसाइड संतोष गावंदे में। तो आज हम जिस टॉपिक के पीवाई का एनालिसिस करने वाले हैं वह यूपीसी का 5 स्टार टॉपिक है पॉलिटी का, क्योंकि इस टॉपिक से लगभग सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं यूपीसी में। और वो टॉपिक है राज्य व केंद्र का विधानमंडल। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज हम हमारे टॉपिक को शुरुआत कर देते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 2025 से इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। आप पूछोगे सबसे 5 टॉपिक बोलते हैं और उसके क्वेश्चन भी कम आए। नहीं, इस साल उसके थोड़े क्वेश्चन कम हुए, लेकिन आप आगे देखो, जब हम पूरा एनालिसिस करेंगे 30 सालों का 30 सालों का, तब आप देखोगे उस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज का सेशन थोड़ा लंबा होगा क्योंकि क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा है और हमें एक एक ऑप्शन के ऊपर डिटेल से जानकारी लेनी है। तो 2025 के क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। तो 2025 का सेट ए का 87वां क्वेश्चन था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा के विघटन होने पर अध्यक्ष नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक अपना पद खाली नहीं करेगा। जी बिल्कुल सही। भले ही लोकसभा का विघटन हो जाता है, लेकिन जब तक नई लोकसभा चुनकर नहीं आती है और उनका पहले सत्र नहीं होता है, पहले सत्र के ठीक पूर्व तक लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है। उसके बाद है भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार लोकसभा के किसी सदस्य को अध्यक्ष चुने जाने के मतलब अध्यक्ष चुने जाने के पर अपने राजनीतिक दल से उसे तुरंत इस्तीफा देना होगा। देखिए, संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन एक परंपरा चली आती है या फिर ऐसा नियम बना हुआ है कि अगर कोई क्या कहते कोई सदस्य, किसी पार्टी का सदस्य अगर वो लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुनाव नियुक्त होता है तो फिर वो अपने पार्टी से इस्तीफा देता है, क्योंकि वो निर्णय में कोई भी कटुता ना बरते। इसी कारण ऐसा कर लिया जाता है। लेकिन संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि उस अध्यक्ष को अपने पार्टी से इस्तीफा देना ही होगा। इसी कारण कथन रॉन्ग हो जाता है। यहाँ पर लोकसभा के अध्यक्ष को सदन के तात्कालिक सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है, बशर्ते कि संकल्प पेश करने के इरादे के कम से कम 14 दिन की सूचना न दी गई हो। जी बिल्कुल सही। अगर लोकसभा अध्यक्ष को अगर उसके पद से हटाया जाना है तो उसको 14 दिन की सूचना देनी होती है। और यह कथन यहाँ पर सही हो जाता है। यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा 1 और 3 ही हमारा आंसर यहाँ पर सही होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर विश्लेषण भी आपको दे सकते, विश्लेषण भी यहाँ पर है कि संविधान के आर्टिकल 94 में कहा गया है कि लोकसभा भंग होते ही अध्यक्ष अपना पद तुरंत खाली नहीं कर देता है, ठीक नई लोकसभा आने तक वह अपने पद पर बना रहता है। जो दूसरा कथन हमारा गलत होता है, क्योंकि संवैधानिक रूप से ऐसा कोई बाध्य उसको नहीं किया गया है। ठीक है। उसके बाद जो हमारा तीसरा कथन है वह भी सही है, क्योंकि अध्यक्ष को हटाने के लिए लोकसभा में एक संकल्प प्रस्ताव पारित करना होता है, फिर तात्कालिक सदस्यों के बहुमत द्वारा उसको पारित किया जाता है और उसके लिए उसको 14 दिन की पूर्व सूचना देनी होती है। चलो दूसरे क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 88वां क्वेश्चन यह था सेट ए का। यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या लोकसभा का कोई सदस्य 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के अधीन हो गया है, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की राय के अनुसार राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। जी देखिए, राष्ट्रपति का निर्णय यहाँ पर अंतिम नहीं होता है। जो अध्यक्ष रहता है, अध्यक्ष का निर्णय अंतिम रहता है, स्पीकर का निर्णय यहाँ पर अंतिम रहता है। ठीक है। इसी कारण कथन यहाँ पर गलत हो जाता है। भारत के संविधान में राजनीतिक दल का शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। जी बिल्कुल सही, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। आरपीए एक्ट 1951 में राजनीतिक दल का उसको परिभाषित किया गया। इसी कारण हमारा जो आंसर होगा वो केवल 2 यहाँ पर सही होगा। विश्लेषण आप देख सकते हैं कि कथन 1 यहाँ पर गलत है, क्योंकि 10वीं अनुसूची के अनुसार अध्यक्ष या सभापति का निर्णय अंतिम रहता है, न कि राष्ट्रपति का। ठीक है। दूसरा कथन जो यहाँ पर गलत का बिल्कुल सही। क्या कहते हैं, हमने मतलब यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, हमने इसमें थोड़ा संविधान शब्द नहीं पढ़ा था। ठीक है। यहाँ पर हम विश्लेषण देख सकते हैं कि यह कहना गलत है कि संविधान में राजनीतिक दल शब्द का उल्लेख नहीं है। 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम से के माध्यम से 10वीं सूची जोड़ी गई, जिसमें स्पष्ट रूप से पॉलिटिकल पार्टी शब्द का कई बार उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल
75 एक बी और आर्टिकल 164 एक बी में इसका संदर्भ हमें मिलता है। ठीक है, तो मतलब संविधान संशोधन करके शब्द को जोड़ा गया है, तो हमारे यहाँ पर आंसर डी होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर यहाँ पर नहीं होगा। थोड़ा सा मतलब मैं संविधान शब्द नहीं पढ़ा जिसके कारण मतलब पढ़ा, लेकिन क्या होता है कभी कभी किसी एक विशेष शब्द पर हमारा फोकस नहीं जाता और हमारा पूरा आंसर गलत होता है। तो इस तरीके से सिली मिस्टेक कभी कभी हो जाती है, और आप भी ऐसे सिली मिस्टेक नहीं करें। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन 2025 से आए थे। तो अब दो बाकी जो क्या है 2024 के क्वेश्चन के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने यही पर छोड़ा था, यही संघ राज्य विधानमंडल का क्वेश्चन देख लेते पहला। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन यह है, संसद में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। जी बिल्कुल सही उल्लेख है। धन विधेयक को राज्य परिषद में पेश नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाएगा। जी ऐसा नहीं है, क्या कहते हैं, पेश किया जा सकता है। ठीक है, देखो अगर ऑप्शन 2 अगर यहाँ पर गलत हो गया तो हमारा ये भी ऑप्शन चला गया, ये भी गया, ये भी गया, हमारा ऑप्शन बचता है केवल टी। लेकिन बाकी ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। राज्यसभा विधेयक को या तो मंजूर दे सकती है या बदलाव का सुझाव दे सकती है, लेकिन इसे अस्वीकार नहीं कर सकती। जी बिल्कुल सही, राज्यसभा के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। उसे एक टाइम दिया गया है कि आपको राज्यसभा को विधेयक जो है वो 14 दिन के भीतर उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देनी होती है। अगर राज्यसभा 14 दिन के ऊपर उसके ऊपर मतलब कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं देती है तो अपने आप से विधेयक यहाँ पर पारित मान लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक कथन सही हो गया। धन विधेयक में राज्यसभा द्वारा सुझाए गए संशोधनों को लोकसभा द्वारा स्वीकार किया जा सकता है। जी बिल्कुल सही, स्वीकार किया भी सकता है, नहीं भी किया सकता है, उसके ऊपर सब ये लोकसभा के विवेक के ऊपर निर्भर है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। लोकसभा में आचार समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। शुरू में यह तदर्थ समिति थी, केवल लोकसभा का सदस्य ही लोकसभा के सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। केवल लोकसभा का सदस्य ही उसके संबंध में आचरण में शिकायत नहीं कर सकता है। उसके संबंध में अगर प्रावधान देखें तो फिर चलो नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं। यह समिति किसी ऐसे मामले को नहीं उठा सकती जो न्यायालय में विचाराधीन है। जी बिल्कुल सही, ऐसे किस मामले को नहीं उठाया जाएगा जो न्यायालय में विचाराधीन है। इसी कारण हमारा 1 और 3 यहाँ पर सही हो जाता है। लेकिन मतलब फिर आप कहोगे शिकायत कौन कर सकता है। यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा 1 और 3 हमारा आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल सही। चलो लोकसभा के मतलब यहाँ पर थोड़ा सा मतलब मैं कुछ बात यहाँ पर भूल गया। हाँ, मुझे इसके बारे में आपको बताना था, मतलब थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई। देखो शुरू में तदर्थ समिति थी, ये सही बात है, लेकिन देखो केवल लोकसभा के सदस्य ही लोकसभा के सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है। जी ऐसा नहीं है। राज्यसभा लोकसभा का दोनों का किसी का कोई भी सदस्य हो, दोनों के कोई भी सदस्य हो वह इसकी शिकायत कर सकता है। ठीक है, शिकायत कर सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के ऊपर। लोकसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब कि लोकसभा का अध्यक्ष का कोई भी समाधान विचाराधीन हो, मतलब उसको हटाने का कोई मतलब प्रस्ताव विचाराधीन हो, तब मतलब क्या है, तो वो अध्यक्ष नहीं रहेगा। जी बिल्कुल सही, वो अध्यक्ष नहीं रहेगा, उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा। जी मतलब ऐसा नहीं हो सकता, उसे अपने पक्ष रखने का पूरा अधिकार दिया जाता है। तो ये कथन गलत हो गए। जहाँ पर 2 है वहाँ पर मतलब वह हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। वह पहली बार प्रस्ताव पर वोट देने का हकदार नहीं होगा। बिल्कुल मतलब वो प्रस्ताव पर अपना वोट नहीं दे सकता, ये बात सही। लेकिन यहाँ पर हमें ऑप्शन में 1 और 3 कहीं पर नहीं मिले, लेकिन 1 और 3 जहाँ पर मिले लेकिन वहाँ पर 2 है। इसी कारण हमारा यहाँ पर ऑप्शन जो सही हो जाता है केवल 1 सही यहाँ पर ऑप्शन हो जाता है। भारत के संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा में लंबित विधेयक इसके भंग होने पर समाप्त हो जाता है। जी बिल्कुल सही, समाप्त हो जाता है। लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित विधेयक लोकसभा के भंग होने पर समाप्त हो जाता है। जी बिल्कुल सही,
क्योंकि लोकसभा ने पारित किया था और राज्यसभा में इसके ऊपर चर्चा चल रही थी, कारण मतलब इसी कारण, और बीच में ही लोकसभा भंग हो गई, तो इसी कारण विधेयक जो है वो भंग हो जाएगा। बिल्कुल सही। एक विधेयक जिसके संबंध में राष्ट्रपति ने सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के अपने इरादे को अधिसूचित किया है, लोकसभा भंग होने पर वह समाप्त हो जाएगा। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, भंग नहीं हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति का कुछ मायने रहते हैं। अगर राष्ट्रपति ने किसी विधेयक को लेकर दोनों सदनों में मतभेद है और संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, तो लोकसभा अगर भंग भी हो चुकी है, तो जिस दिन को राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक का प्रावधान किया था, केवल उस दिन के लिए लोकसभा पुनः सक्रिय हो जाएगी और उस विधेयक के ऊपर प्रॉपर चर्चा की जाएगी और उसको फिर राष्ट्रपति पास करेंगे, फेल करेंगे, या फिर मतलब वो उनके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। इसी कारण तीसरा यहाँ पर कथन गलत है, दूसरा सही है, 1 और 2 यहाँ पर सही है हमारा। भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के सत्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह लेना आवश्यक, मंत्रिपरिषद की सलाह की आवश्यकता नहीं होती है। जी ये गलत है, क्योंकि देखो ये विधायी शक्ति है और विधायी शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है, इसी कारण कथन यहाँ पर गलत हो जाता है। राष्ट्रपति, क्योंकि देखो सत्रावसान का जो है, सत्रावसान राष्ट्रपति अपना आदेश देकर ही उसका सत्रावसान कर सकता है, और सत्रावसान कब किया जाएगा, जब राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद सलाह देगी कि भाई साहब राष्ट्रपति जी आप सत्रावसान कर दीजिए, तभी काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर पहला कथन गलत हो जाता है। सदन का सत्रावसान आमतौर पर सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के बाद ही किया जाता है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा सत्र में चल रहे सदन का सत्रावसान करने पर कोई रोक नहीं है। जी बिल्कुल सही। राष्ट्रपति जब सही समझे तब वो सत्रावसान कर सकते हैं, बस तो उनको राष्ट्रपति क्या कहते हैं, मंत्रिपरिषद की सलाह देनी जरूरी होती है। ठीक है, लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है, जो असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद सलाह पर ऐसा कर सकती है। बिल्कुल सही, ये भी कथन सही है। यहाँ पर अगर मंत्रिपरिषद या फिर सरकार अल्पमत में आ जाती है, तो राष्ट्रपति अपनी विवेक से काम करके लोकसभा को भंग कर सकते हैं। यहाँ पर इसी कारण हमारा कथन 2 और 3 यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। भारतीय संसद में वित्तीय विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2023 का क्वेश्चन यह, जब लोकसभा वित्तीय विधेयक को राज्यसभा को भेजती है, तो वह विधेयक को संशोधित या अस्वीकार कर सकती है। जी बिल्कुल सही। वित्तीय विधेयक आर्टिकल 117(1) और 117(3) के तहत जो विधेयक भेजा था, उसके ऊपर जो राज्यसभा है वो आपने उसको संशोधित भी कर सकती है, अस्वीकार भी कर सकती है उसे। ठीक है, ये कथन यहाँ पर सही हो जाता है। जब लोकसभा विधेयक को राज्यसभा को भेजती है, जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा को भेजती है, तो वह विधेयक को संशोधित या अस्वीकार नहीं कर सकती, वह केवल सिफारिशें कर सकती है। जी बिल्कुल सही। अगर वो सिफारिश नहीं करती है, मतलब अगर वो कुछ लेकिन उसने जो सिफारिशें की है उसे लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक कथन सही हो जाता है। लोकसभा व राज्यसभा के बीच असहमति के मामले में धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, लेकिन वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक हो जाती है। जी देखिए, यह कथन आधा गलत तो आधा सही है। ठीक है, राज्यसभा को वित्त विधेयक के ऊपर कोई शक्ति नहीं दी गई है ना, वो वित्त विधेयक को केवल पास कर सकती है, उसमें ना संशोधन कर सकती है, उसके ऊपर केवल वो सिफारिश दे सकती है। अगर उसमें कुछ संशोधन करती है, अगर वो संशोधन या सिफारिश से लोकसभा मान्य करती तो ठीक है, नहीं तो फिर राज्यसभा द्वारा वो 14 दिन, अगर वो 14 दिन तक उसके ऊपर कोई काम नहीं करती है, तो 14 दिन के पश्चात वो अपने आप से उसको पारित मान लिया जाता है। इसी कारण आधा कथन गलत आधा सही है, इसी कारण ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं, सच में नहीं है। देखिए वित्त विधेयक के संयुक्त बैठक की आवश्यकता होती है, लेकिन नहीं कुछ वित्त, शायद मुझे यहाँ पर मैं थोड़ा कंफ्यूजन हूँ, लेकिन वित्त विधेयक 117 क्या कहते हैं 1 या 3 इसमें से कोई एक विधेयक जिसके लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ठीक, यहाँ पर हमारा जो सही आंसर है वह केवल 2 होगा। निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की विशेष शक्ति है, केवल लोकसभा की। ठीक है, आपातकाल की घोषणा की पुष्टि करना, जो देखिए ऐसा है कि जो आपातकाल अगर घोषित कर दिया जाता है, तो जब क्या कहते हैं संसद सत्र में आती है, तो उसको लगभग 6 वीक 600 हो गए है ना,
छः वीक के भीतर उसको वहाँ से अनुमोदित करना होता है। तो लेकिन ये जो शक्ति है वो दोनों की शक्ति है, ठीक है, दोनों सदनों की ये शक्ति है। तो यहाँ पर भी मतलब लोकसभा की विशेष शक्ति नहीं है, तो ये ठीक है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, जी बिल्कुल ये केवल लोकसभा की शक्ति है, ठीक है। और भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना, देखिए ये महाभियोग की प्रक्रिया दोनों सदनों में स्टार्ट की जा सकती है। लोकसभा के लिए 50 क्या कहते हैं 100 प्रस्तावक चाहिए और राज्यसभा के लिए 50 प्रस्तावक चाहिए, ठीक है। तो दोनों प्रक्रिया दोनों सदनों में शुरू कर दी जा सकती है, इसी कारण केवल 2 यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा में प्रक्रिया और व्यवसाय के संचालन के नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का चुनाव उस तारीख को होगा जिसे अध्यक्ष तय करेंगे, जी बिल्कुल सही। एक अनिवार्य प्रावधान है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी उम्मीदवार का चुनाव या तो मुख्य विपक्षी दल या सत्तारूढ़ दल से होगा। जी देखिए ऐसा कोई अनिवार्य प्रावधान नहीं किया गया है, ये परंपरा से चला आ रहा है, परंपरा से, ठीक है। परंपरा संसदीय परंपरा है, उसके अनुसार चलता आ रहा है। तो देखिए हमारे 2 कथन यहाँ पर गलत हो गए, तो देखो ऑप्शन ये भी लिमिट हो गया हमारे। अब हमें बस तीसरा कथन सही है गलत है उसको चौथा को देखना है, ठीक है। सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपसभापति के पास अध्यक्ष के समान शक्ति होती है और उनके फैसलों के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती, जी बिल्कुल सही, ये बात सही है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है उपाध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में अच्छी तरह से स्थापित संसदीय प्रथा यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा स्थानांतरित किया जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्थन उसका किया जाता है। जी ऐसा कोई रूल वगैरह नहीं बना हुआ है कि जहाँ पर मतलब प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत उसका समर्थन किया जाए, अध्यक्ष द्वारा उस प्रस्ताव को स्थानांतरित कर दे, ऐसा कोई रूल यहाँ पर नहीं है, ठीक है, रूल नहीं है। इसी कारण चौथा यहाँ पर गलत होता है, हमारे यहाँ पर आंसर जो होगा वो सही 1 और 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। भारत में दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2022 का क्वेश्चन है। कानून निर्दिष्ट करता है कि एक मनोनीत विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 महीने के भीतर किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। 6 महीने के भीतर, जी देखिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। प्रावधान उल्टा ऐसा है कि उसे जो मनोनीत सदस्य है, मनोनीत विधायक है, उसको 6 माह के भीतर किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन होना पड़ेगा, नहीं तो उसका पद जो है खाली हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 6 महीने के भीतर नहीं, 6 महीने मतलब क्या कहते हैं यहाँ पर 6 माह के अंदर ही उसको शामिल होना पड़ता है। इसी कारण यह कथन यहाँ पर हमारा गलत हो जाता है। कानून कोई समय सीमा प्रदान नहीं करता जिसके भीतर पीठासीन अधिकारी को दल बदल के मामले का फैसला करना होगा, जी बिल्कुल सही। अपने विवेक से वो काम करता है, मतलब कोई सदस्य अयोग्य है या नहीं है उसका फैसला वो अपने हिसाब से करेगा, ऐसे कोई समय सीमा अभी तक तय नहीं की गई है। इसी कारण हमारा आंसर यहाँ पर बी, केवल 2 यहाँ पर सही हो जाता है। भारत का राष्ट्रपति संसद का सत्र ऐसे स्थान बुला सकता है जिसे वह उचित समझे, जी बिल्कुल सही, कथन यहाँ पर सही है। भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, लेकिन तीनों सत्रों का संचालन करना अनिवार्य नहीं है। जी देखिए संविधान में ऐसे संसद के 3 सत्रों का कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है, बस इतना कहा गया है कि 2 सत्रों के बीच की अवधि, 2 सत्रों के बीच की अवधि 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसी कारण यहाँ पर 2 गलत हो जाता है। संसद को 1 वर्ष में बैठक करने के लिए न्यूनतम दिनों की कोई संख्या आवश्यक नहीं है, जी बिल्कुल सही। ऐसा है कि मतलब संविधान में ऐसा कोई मतलब दिन फिक्स नहीं किए गए कि आपको इतने दिन ही बैठकें करने हैं, ऐसा कोई संख्या फिक्स यहाँ पर नहीं की गई है। इसी कारण हमारा यहाँ पर कथन 1 और 3 सही हो जाएगा और हमारा आंसर सी हो जाएगा। राज्यसभा के पास लोकसभा की बराबर शक्तियां किस किस मामले में है? तो देखिए नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का मामला, ये केवल राज्यसभा का विशेष अधिकार है, ठीक है।
ये केवल राज्यसभा का विशेष अधिकार है। संविधान में संशोधन करना, तो देखिए ये दोनों का भी मामला है। ठीक है, यहाँ पर दोनों का मतलब समान अधिकार है। सरकार को हटाना, अविश्वास प्रस्ताव पारित करके सरकार को हटाया जाता है, या फिर बहुमत प्रस्ताव पारित, अगर बहुमत साबित नहीं कर जा सकता तो फिर सरकार गिर सकती है। तो ये केवल लोकसभा का मामला है। कटौती प्रस्ताव भी केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। ठीक है, तो जो संविधान का संशोधन करना, यहाँ पर राज्यसभा लोकसभा को दोनों समान शक्तियां प्रदान की गई है। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपी लाड के तहत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एमपी लाड फंड का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के लिए भौतिक बुनियादी ढांचे जैसे टिकाऊ संपत्ति बनाने के लिए किया जा सकता है। जी बिल्कुल सही। प्रत्येक सांसद के फंड का एक निर्दिष्ट हिस्सा SC ST आबादी को लाभान्वित करना चाहिए। जी बिल्कुल सही, इसमें ऐसा प्रावधान है। एमपी लाड फंड सालाना आधार पर मंजूर किए जाते हैं और अप्रयुक्त फंडों को अगले साल के लिए आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। जी नहीं, ऐसा कोई प्रावधान यहाँ पर नहीं किया गया है। जिला प्राधिकरण को हर साल कार्यान्वयन के तहत कम से कम 10% सभी कार्यों का निरीक्षण करना चाहिए। जी बिल्कुल सही, ऐसा यहाँ पर प्रावधान है। देखिए वो करंट बेस्ड थोड़ी स्कीम थी, स्कीम के ऊपर क्वेश्चन पूछी जाती है। इसी कारण एमपी लाड लगभग क्वेश्चन कितना 2020 का है, तो उस समय का चर्चा में था। इसी कारण हमारा आंसर है यह है। संसद, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2019 का। संसद अयोग्यता निवारण अधिनियम 1959 लाभ के पद के आधार पर कई पदों को अयोग्यता से छूट देता है। जी बिल्कुल सही। उपर्युक्त अधिनियम में 5 बार संशोधन किया जा चुका है। जी बिल्कुल सही। लाभ का पद भारत के संविधान में अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है। जी ये कहीं पर भी परिभाषित नहीं है। अगर आपको संशोधन किया है, नहीं किया है, 5 बार किया है, 10 बार किया है, नहीं पता है, लेकिन अगर आपको तीसरे ऑप्शन के बारे में आप 100% श्योर हो कि लाभ का पद संविधान में परिभाषित नहीं है, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, बचा केवल ऑप्शन। तो देखिए सिंपल सी बात है। भारत में किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल वर्ष के पहले सत्र के शुरुआत में सदन के सदस्यों को एक प्रथागत संबोधन करता है, मतलब ये अभिभाषण देता है। जी बिल्कुल सही, हमने ये मतलब राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में देखा ही है। जब किसी राज्य विधानमंडल के पास किसी विशेष मामले पर कोई नियम नहीं होता है, तो उस मामले पर लोकसभा के नियम का पालन कर सकती है। जी बिल्कुल सही कर सकती है। यहाँ पर दोनों को तो यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में निम्नलिखित में से कौन दूरसंचार, बीमा, बिजली आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियमों की समीक्षा करता है। तो ये थोड़ा करंट बेस्ड क्वेश्चन है उस टाइम का। जो देखिए संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां और संसदीय विभाग संबंधी स्थायी समितियां, ये जो समितियां रहती है ये सुधार के लिए सिफारिशें करती संसद में, सुधार के लिए सिफारिशें करती है। ठीक है। वित्त आयोग तो भाई साहब यह मतलब केंद्र राज्यों के बीच मतलब फंड का आवंटन करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा हर 5 साल के लिए गठित कर दिया जाता है। उसके बाद वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग, नीति आयोग, ये भी एक सलाहकारी निकाय है। तो ये सुधार के लिए सिफारिशें करती है। तो इसी कारण हमारा आंसर जो है वह 1 और 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए थोड़ा सा मतलब ये जो नहीं वर्ड है वो हमें लगभग लिखकर भी नहीं दिखते, नहीं वर्ड नहीं दिखते। ठीक है। एक विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा यदि इसमें किसी कर के अधिरोपण, उन्मूलन, छूट या परिवर्तन या विनियमन से संबंधित प्रावधान शामिल है। जी बिल्कुल सही। धन विधेयक में भारत के समेकित निधि या भारत की आकस्मिकता निधि की हिरासत के प्रावधान है। जी बिल्कुल सही। धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन की विनियोग से संबंधित है। उसके बाद है धन विधेयक भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई गारंटी देने के
देने के विनियमन से संबंधित है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। धन विधेयक, ये जो हमारा तीसरा कथन है, सॉरी, जो हमारा 1 सेकेंड, ये भी कथन सही है। और ये कथन हमारे यहाँ पर धन विधेयक मतलब आकस्मिक निधि के धन वियोग से संबंधित है, ये कथन यहाँ पर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहली लोकसभा में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी क्या पार्टी स्वतंत्र पार्टी थी? जी नहीं, इसकी जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो सीपीआई थी। ठीक है, सीपीआई थी। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा बहुत। लोकसभा में विपक्ष के नेता को पहली बार 1969 में मान्यता दी गई। जी बिल्कुल सही। यदि सॉरी, तीसरा कथन है, लोकसभा में यदि किसी पार्टी के पास न्यूनतम 75 सदस्य नहीं है तो उसके नेता को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती। जी नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। बस नियम यह है कि उसे लोकसभा के टोटल सीटों का 10% लाना होता है। ठीक है, 10% लाएगा तो उसे विपक्ष का नेता बना जाएगा। और लोकसभा के 550 के 10% होता है 55। अगर उसके 55 MP अगर सांसद अगर चुनकर आते तो विपक्ष का नेता वो बन सकता। तो यहाँ पर जो बताया गया कि 75 होना चाहिए, 75 नहीं 55 होना चाहिए। चलो नेक्स्ट बढ़ता है आगे क्वेश्चन पर। ये कथन यहाँ पर रॉन्ग, हाँ, केवल हमारे यहाँ पर 2 सही है। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति सदन की जांच करती है और रिपोर्ट देती है कि क्या संविधान द्वारा प्रदत्त या संसद द्वारा प्रत्यायोजित विनियमन, नियम, उपनियम आदि बनाने की शक्ति का कार्यपालिका द्वारा ऐसे प्रत्यायोजन के दायरे में उचित रूप से प्रयोग किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो देखिए, ये प्राक्कलन समिति जो उसको मतलब अधीनस्थ विधान, सॉरी क्या बोलते हैं, अधीनस्थ विधान पर समिति, ये इसका काम है। ये थोड़ा सा मतलब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधानसभा अध्यक्ष अपना पद खाली कर देगा यदि वह विधानसभा का सदस्य नहीं रह जाता है। जी बिल्कुल सही। मतलब अगर अध्यक्ष अगर किसी सदन का सदस्य नहीं रहता फिर उसको वहां से हटा दिया जाएगा। जब भी विधानसभा भंग होती है अध्यक्ष को तुरंत अपना पद खाली कर देना होता है। जी नहीं, जब तक अपनी उसका उत्तराधिकारी नहीं आता है तब तक वो अपना पद खाली नहीं कर देता है। ये कथन यहाँ पर गलत हो जाता है, यहाँ पर केवल एक कथन सही हो जाता है। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक निजी सदस्य का विधेयक संसद के एक सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला विधेयक होता है जो निर्वाचित नहीं होता है बल्कि केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित होता है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। वह सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित हो ऐसा ही कुछ नहीं है। ठीक है, वो सरकार का निजी सदस्य भी हो सकता है। हाल ही में भारत की संसद में अपने इतिहास में पहली बार एक निजी सदस्य का विधेयक पारित किया गया है। क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ बयानों की पृष्ठभूमि यहाँ पर कुछ नहीं गई है, इसी कारण दोनों कथन यहाँ पर गलत हो जाते हैं। भारत की संसद मंत्रिपरिषद के कार्यों पर नियंत्रण किसके माध्यम से रखती है? देखिए, स्थगन प्रस्ताव ला सकती है। स्थगन प्रस्ताव क्या होता है? किसी विशेष मामले मतलब कोई चर्चित मामले पर विचार विमर्श करने के लिए प्रस्ताव लाया जा सकता है। स्थगन मतलब संसद की कार्यवाही रुको। और ये अभी जो भारत में कंडीशन चल रही है, अभी जो करंट कंडीशन है, तो उस संदर्भ में प्रस्ताव लाया जा सकता है। प्रश्नकाल लगभग क्या कहते हैं 12 बजे से 1 बजे के बीच जो प्रश्नकाल होता है वहां पर अत्यावश्यक मुद्दे पर प्रश्न पूछकर भी संसद की मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण लाया जा सकता है। अनुपूरक प्रश्न किसी विशेष मामले पर प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये तीनों प्रावधान के माध्यम से मंत्रिपरिषद संसद के ऊपर नियंत्रण कर सकती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा या राज्य विधानसभा के चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित होने के लिए कम से कम 50% वोट प्राप्त करना होता है। देखिए, 50% वोट प्राप्त करना ऐसा नहीं है। भारत में जो लोकसभा के राज्यसभा विधान में चुनाव में जो क्या कहते हैं प्रणाली है, वहाँ पर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। मतलब जो सबसे ज़्यादा बहुमत लाएगा, ठीक है,
जो वो मतलब पहला खंभा चुनने की पद्धति यहाँ पर है, इसी कारण यह कथन गलत है। मतलब क्या कहते हैं, अगर ये कथन के ऊपर सही से ध्यान दे कि जितने वाला उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा जो कम से कम 50% वोट बना देते, नहीं देखिए ऐसा नहीं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम यहाँ पर लागू है। ठीक है, भारत के संविधान में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाली पार्टी को और उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिया जाता है। जी नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान यहाँ पर नहीं किया गया है। परंपरा से चला आ रहा है कि विपक्ष का पद उपाध्यक्ष का जो पद है विपक्ष को दिया जाता है, ऐसे कोई संविधान में तो नहीं बताया गया। इसी कारण ये भी यहाँ पर कथन नहीं एक और नहीं दो यहाँ पर सही है। चलिए 2016 के ऊपर देखते हैं। भारत के संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है यदि इस आशय का कोई प्रस्ताव निम्नलिखित द्वारा पारित कर दिया जाए। मतलब अगर राज्य सूची के विषय पर कोई एक्ट बनाना है तो राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्य बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित करा देते हैं तो फिर वो राज्य सूची के विषय पर संसद जो है वो एक्ट बना सकती है। यहाँ पर एक कथन हमारे यहाँ पर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा में लंबित विधेयक को उसके 17वें पर समाप्त हो जाता है। जी बिल्कुल सही है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, राज्यसभा में कोई लंबित विधेयक जिसे लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है लोकसभा के विघटन होने पर समाप्त नहीं होगा। जी बिल्कुल सही, क्योंकि लोकसभा में आया नहीं उसके ऊपर, उसके लिए विचार के लिए वो रखा ही नहीं, इसी कारण वो समाप्त नहीं वहाँ पर नहीं हो जाता है। ठीक है, ये भी कथन यहाँ पर सही है, दोनों यहाँ पर हमारे कथन सही है। चलिए 15 के क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। भारत में किसी राज्य की विधान परिषद उस विशेष राज्य की विधानसभा के आदेश से भी बड़ी हो सकती है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। जो विधान परिषद होगी वह विधानसभा के 2/3 सदस्य से अधिक वह नहीं हो सकती है। ठीक है, किसी राज्य का राज्यपाल उस विशेष राज्य की विधान परिषद के अध्यक्ष को नामित करता है। जी ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। जो विधान परिषद का अध्यक्ष होगा वह चुनकर आता है, किनमें से, अपने विधान परिषद सदस्यों में से ही चुनकर वह आता है, निर्वाचित होकर आता है। वो किस में से आता है, जो विधान परिषद के सदस्य रहेंगे उन्हीं के बीच में से वो निर्वाचित होकर आ जाता है। इसी कारण हमारा ऑप्शन जो होगा वह डी यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा की पास धनविधेयक को अस्वीकार करने या संशोधित करने का कोई अधिकार नहीं है। जी बिल्कुल सही, जी बिल्कुल सही, ये सही है। राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती। जी बिल्कुल सही। राज्यसभा बजट के ऊपर चर्चा नहीं कर सकती। जी ऐसा नहीं है, वो चर्चा उसके ऊपर कर सकती है। इसी कारण हमारा यहाँ पर केवल एक और केवल दो यहाँ पर सही हो जाएगा। जब किसी विधेयक को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भेज दिया जाता है तो उसे पारित होना होता है। तो देखिए, उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत से उसको पारित करना होता है। ये जो बहुमत है वो अलग अलग विधेयक के लिए लगते हैं, लेकिन ये यहाँ पर मतलब जब संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जाता है तो साधारण बहुमत से ही उसको पारित करना होता है। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। जी बिल्कुल सही, स्पष्ट रूप से कोई ऐसा उल्लेख नहीं है, विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से उसका उल्लेख किया गया है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। जी बिल्कुल सही, लोकसभा में इसको पेश किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा कथन जो है वो एक और दो दोनों सही हो गए। निम्नलिखित कथनों में से कौन संसद की सबसे बड़ी समिति है? तो देखिए, लोकलेखा जो समिति है वो 22 सदस्यों वाली होती है, 22 वाली। अनुमान समिति, इसको मतलब प्राक्कलन समिति भी कहते हैं, प्राक्कलन समिति, ये सबसे बड़ी समिति होती है। इसमें 30 सदस्य होते हैं और इसमें सभी के सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, यही सबसे बड़ी समिति है। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी प्रावधान है? तो 10वीं अनुसूची में ये प्रावधान जोड़े गए हैं। जो दूसरी है वो शपथ के बारे में बताती है हमें। शपथ, किसकी शपथ? जो संवैधानिक पद है उनकी शपथ। 5वीं अनुसूची जो है वह SC ST के बारे में बताती है, उनके लिए
क्या बोलते हैं विशेष संरक्षण एरिया के बारे में बताती है। 8वीं अनुसूची हमें भाषा के बारे में बताती है, लेकिन जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल विरोधी कानून के बारे में बताती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा के सभापति उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। देखिए, उपसभापति तो उसका सदस्य होता है, लेकिन सभापति जो रहता है वो तो उस सदन का सदस्य नहीं रहता है, क्योंकि क्या कहते हैं, पदेन उपराष्ट्रपति राज्यसभा की सभापति होती है। इसी कारण ये कथन आधा से आधा गलत है। जबकि संसद के दोनों सदनों के मौजूद सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार नहीं है, उन्हें उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार है, चुनाव करने का अधिकार नहीं है, और लेकिन उनको उपराष्ट्रपति चुनाव करने का अधिकार है। ये बिल्कुल सही, यहाँ पर ये बात भी सही है, क्योंकि राष्ट्रपति के जो चुनाव होता है उसमें जो दोनों सदनों के जो क्या कहते हैं निर्वाचित सदस्य रहते हैं वही केवल वोटिंग में भाग लेते हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाता है, सॉरी उपराष्ट्रपति में जब बात आती है तब केवल दोनों सदनों के सभी सदस्य उसमें भाग लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा कथन पहला गलत है, तो हमारे यहाँ पर एक कथन जो बी है वो सही हो जाएगा। यदि धन विधेयक में राज्यसभा द्वारा पर्याप्त संशोधन कर दिया जाए तो क्या होगा? थोड़ा 1 सेकेंड। यदि धन विधेयक में राज्यसभा द्वारा पर्याप्त संशोधन कर लिया जाता तो क्या होता है? लोकसभा राज्यसभा के सिफारिशों को स्वीकार अस्वीकार करते हुए विधेयक को आगे बढ़ा सकती है। जी बिल्कुल सही, ये कथन यहाँ पर सही हो जाता है। क्योंकि राज्यसभा के पास विधान विधेयक के ऊपर एक ही उनके पास वही, तो उसमें वो संशोधन कर सकती है, नहीं भी कर सकती है, सिफारिश केवल कर सकती है। 14 दिन के भीतर उसको अपने आप से पारित मान लिया जाता है। देखो बाकी ऑप्शन के बारे में वही आप पढ़ सकते हैं कि लोकसभा विधेयक पर आगे विचार नहीं कर सकती, ऐसा भी नहीं है। लोकसभा विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यसभा को भेज सकती है, ऐसा भी नहीं है। राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के संयुक्त बैठक बुला सकती है, जी संयुक्त बैठक यहाँ पर तो प्रावधान ही नहीं किया गया है, तो इसी कारण तीनों ऑप्शन नहीं यहाँ पर नहीं होंगे। संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए पूरे भारत या उसके किसी हिस्से के लिए कोई कानून बना सकती है, जी बिल्कुल सही, ये कानून बना सकती है। ऐसा तो किसी राज्य की सहमति के बिना भी बना सकती है, क्योंकि संसद संप्रभु के कारण राज्यों की सहमति हो ऐसा नहीं है, क्योंकि वही ना। तो देखो यहाँ पर सभी राज्यों की सहमति से नहीं, ऐसा भी नहीं है। अधिकांश राज्यों की सहमति से जी ऐसा भी नहीं है। संबंधित राज्यों की सहमति से जी ऐसा भी नहीं है। किसी भी राज्य के बिना सहमति को कानून बना सकती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संधि को यहाँ पर लागू करना इसी कारण। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा पर संसदीय समिति, ये लोकसभा के 25 से अधिक संसदों से मिलकर नहीं बनती है। ऐसा नहीं है, परंपरा से चलता आ रहा है कि यहाँ पर लोकसभा के लगभग 15 सदस्य होंगे और राज्यसभा के यहाँ पर 7 सदस्य होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि 25 से अधिक, क्योंकि लोकसभा के यहाँ तो 15 सदस्य ही, इसी कारण कथन यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। राज्य के विनियोग और वित्त खातों की जांच करती, जी बिल्कुल सही, लोक लेखा समिति काम ही ये होता है। सीजी की रिपोर्ट के ऊपर जांच करती, बिल्कुल सही। यहाँ पर हमारे जो ऑप्शन होंगे वो 2 और 3 होंगे। लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध के कारण संसद के संयुक्त बैठक की आवश्यकता होती है, जिसके दौरान निम्नलिखित पारित होते हैं। देखो, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, इसके लिए संयुक्त बैठक तो बुलाई नहीं जा सकती है, केवल साधारण विधान के लिए साधारण विधेयक के लिए ही इसको बुलाया जा सकता है। इसी कारण हमारा ऑप्शन यहाँ पर केवल एक सही होगा। भारतीय संविधान द्वारा राज्यसभा को निम्नलिखित में से कौन सी विशेष शक्ति प्रदान की गई है? किसी राज्य के मौजूदा क्षेत्रों को बदलना या राज्य का नाम बदल, जी नहीं, ये संसद को दी गई है, ये संसद को है। ठीक है, संसद को राज्य सूची में कानून बनाने,
एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं बनाने का अधिकार देने के लिए प्रस्ताव पारित करना। जी यही राज्यसभा को विशेष शक्तियां प्रदान की गई है। बाकी ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में संशोधन करने या उनकी सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रपति के पेंशन निर्धारित करने, चुनाव आयोग के कार्यों का निर्धारण करना और चुनाव आयुक्तों की संख्या निर्धारित करना। जी नहीं, ये दोनों का काम है। ठीक है, मतलब बहुत संसद का पूरा काम, दोनों का काम है। भारत के संसद में स्थगन प्रस्ताव का क्या उद्देश्य है? तो तत्काल सार्वजनिक मुद्दे के एक निश्चित मामले पर चर्चा करने की अनुमति प्राप्त करना चाहिए, यही तो इसका मेन उद्देश्य होता है। विपक्ष के मंत्रियों के सदस्यों से जानकारी एकत्र करने की अनुमति जी नहीं, इसके लिए प्रश्नकाल दिया गया है। अनुदान की मांग में विशिष्ट राशि की कमी की अनुमति देना जी नहीं, इसके लिए मतलब क्या कहते हैं, वित्तीय प्रक्रिया के दौरान ये काम किया जाता है। चरण 1, चरण 2 में ये काम किया जाता है वित्तीय प्रक्रिया में। तो कुछ सांसदों की ओर से अनुचित या हिंसक व्यवहार की जांच करने के लिए कार्यवाही को स्थगित करना कि नहीं, इसके लिए आचार समिति बनी हुई है, तो उसके माध्यम से वहां पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसी कारण स्थगन प्रस्ताव का तो उद्देश्य यही होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूटीज के क्या कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में नहीं है। जी ऐसा नहीं है। देखिए, दिल्ली पुडुचेरी में जो विधानसभा है, वहां से जो निर्वाचित लोग होकर आते हैं उनकी विधानसभा से, तो फिर वहाँ उनका प्रतिनिधित्व तो राज्यसभा में है, ऐसा तो नहीं है। चुनाव विवादों का निपटारा करना मुख्य चुनाव आयुक्तों के अधिकार क्षेत्र में आता है। जी ऐसा नहीं है। जब किसी पार्टी को चुनाव आयोग का फैसला मंजूर नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। ठीक है। भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा व राज्यसभा ही शामिल है। जी ऐसा नहीं है। कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका किसका पार्ट है? कार्यपालिका संसद का पार्ट है ना। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, क्या बोलते हैं फिर सीएजी है, किसका पार्ट है? संसद का ही पार्ट है ना। इसी कारण ये भी कथन यहाँ पर गलत हो जाता है। आंसर जो होगा सही, ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। लोकसभा के अध्यक्ष के कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। वह राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद धारण करता है। जी नहीं। अगर वह क्या कहते उसके ऊपर कुछ आरोप लगता है तो साधारण बहुमत से उसको हटाया जा सकता है, तो वो राष्ट्रपति की इच्छा पर काम नहीं करता, ऐसा यहाँ पर गलत है। उसे अपने चुनाव के समय सदन का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसे अपने चुनाव की तारीख से 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना होगा। जी नहीं, वह सदन का सदस्य ही होना चाहिए। यहाँ पर यह कथन यहाँ पर सही हो जाता है, फिर गलत हो जाता है। यदि वह इस्तीफा देने का इरादा रखता है तो उसे अपने इस्तीफा उपसभापति को संबोधित करना होगा। जी नहीं, उपसभापति को नहीं, उपाध्यक्ष को वह अपना इस्तीफा सौंप सकता है। इसी कारण यहाँ पर हमारा आंसर जो कोई नहीं होगा। चलो, हमने एक बड़ा पड़ाव तो पार कर लिया। अब हम 2008 से 1995 तक के क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्लास के 2 पार्ट करने से अच्छा है कि एक क्लास में इसको सारा निपटा दी जाए, क्योंकि अब जैसे कि आपको पता है एग्जाम नज़दीक आ रही है और हमें जल्दी जल्दी सारे काम पूरे करने, क्योंकि PYQ बहुत है। हम हर दिन केवल एक ही टॉपिक एनालिसिस करते हैं। केवल यही क्लास थोड़ा बड़ा हो जाए, क्योंकि बात की थोड़े PYQ कम है, तो फिर मतलब थोड़े क्लास शॉर्ट रहेगी। जैसे अब तक आ रहे थे, जब टॉपिक बड़ा होता है तो थोड़ी क्लास लंबी खींचती है। जैसे कि अभी तक लगभग 43 मिनट की क्लास हो चुकी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान प्रदान करता है प्रत्येक राज्य की विधानसभा में राज्य में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए 450 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। जी नहीं, ऐसा कोई सीमा यहाँ पर फिक्स नहीं की गई है। 500 की सीमा दी गई है। किसकी दी गई है? 500 की सीमा दी गई है। 450 की नहीं, 500 की सीमा दी गई है। यदि कोई व्यक्ति 25 वर्ष से कम आयु का है तो वह राज्य की विधानसभा में सीट भरने के लिए चुने जाने के लिए योग्य नहीं होगा। जी 25 नहीं, यहाँ पर हाँ जी बिल्कुल सही, यहाँ पर एक कथन सही है। अगर 25 वर्ष से 25 नहीं, किसका कहा गया? हाँ,
विधानसभा का आ गया ना, हाँ बिल्कुल सही, मुझे लगा पंचायत के बारे में सोच सोच रहा था मैं। जी बिल्कुल सही है, कथन यहाँ पर सही हो जाता है। केवल कथन यहाँ पर दो यहाँ पर सही है, मतलब 25 वर्ष से अधिक का, 25 वर्ष या फिर उससे अधिक का आयु होना चाहिए, तभी उसे राज्य विधानसभा को फॉर्म भर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा क्षेत्रवार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? तो लद्दाख ये क्षेत्र है, लगभग यह 66,890 किलोमीटर स्क्वायर का यह क्षेत्र है। लद्दाख इसका आंसर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। जी बिल्कुल सही। लोक लेखा समिति में लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और उद्योग और व्यापार के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते हैं। जी ऐसा कोई मतलब फिक्स नहीं किया गया है कि मतलब इसके इसमें यही लोग हो, परंपरा चला आ रहा है इसमें, ठीक है। इसी कारण हमारा कथन यहाँ पर एक सही हो जाता है। पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? थोड़ा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। जीवी मालवंकर इसके अध्यक्ष थे। थोड़ा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन इसी कारण। चलो भारत संघ में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है। जी नहीं, सामूहिक रूप से वह किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। पहला कथन गलत है हमारा। लोकसभा व राज्यसभा दोनों के सदस्य संघ सरकार के मंत्री बनने के लिए पात्र है। जी बिल्कुल सही, यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल राज्यसभा को यह घोषित करने का अधिकार है कि संसद द्वारा राज्य सूची के किसी मामले के संबंध में कानून बना राष्ट्रीय हित में होगा। जी बिल्कुल सही, ऐसा है, क्योंकि वो 2/3 प्रस्ताव पारित करके ही संसद को मतलब अधिकार देती है ना एक्ट बनाने के लिए राज्य सूची के विषय के ऊपर। आपातकाल की घोषणा को मंजूर देने वाले प्रस्ताव को केवल लोकसभा द्वारा पारित करना होता है। जी नहीं, लोकसभा नहीं, दोनों सदनों से इसको पारित करना होता है 6 वीक के भीतर। इसी कारण हमारा यहाँ पर आंसर सही केवल एक होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा के अध्यक्ष के पास सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की शक्ति है, लेकिन 17 वर्ष होने पर केवल राष्ट्रपति ही सदन को बुला सकता है। जी बिल्कुल सही, ये कथन सही है। जब तक कि जल्दी भंग न कर दिया जाए या कार्यकाल में विस्तार न किया जाए, 5 साल की अवधि के अंत में समय के साथ लोकसभा का स्वतः विघटित हो जाता है, भले ही राष्ट्रपति द्वारा विघटन का कोई औपचारिक आदेश न जारी कर दिया जाए। जी बिल्कुल सही, 5 साल होते ही लोकसभा स्वतः ही भंग हो जाती है। लोकसभा का अध्यक्ष सदन के विघटन के बाद भी सदन की पहली बैठक से तुरंत पहले तक अपने पद पर बना रहता है। जी बिल्कुल सही, ये तीनों कथन यहाँ पर सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, हमें ये बताना है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के लिए यह बताना आवश्यक है कि किस आधार पर प्रस्तुत किया जा रहा है। जी बिल्कुल सही, आधार बताना होता है कि इसको क्यों पारित किया जा रहा है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के मामले में नियम में ग्राह्यता की कोई शर्त नहीं रखी गई है। जी बिल्कुल सही। एक बार अस्वीकार किए जाने के बाद अविश्वास प्रस्ताव अनुमति दी जाने के 10 दिनों के भीतर विचार किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल सही, अगर इसको पास कर मतलब स्वीकार कर दिया जाता तो मंत्रिपरिषद को बर्खास्त हो जाना पड़ता है। राज्यसभा को अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं है। जी बिल्कुल सही है, यहाँ पर कथन यहाँ पर तीनों कथन ये सही है, ये कथन यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं? थोड़ी यहाँ पर नहीं वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। विनियोग विधेयक को कानून बनाने से पहले संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल सही। विनियोग अधिनियम द्वारा किए गए विनियोग के अलावा भारत की समेकित निधि से कोई धन नहीं निकाला जाएगा। जी बिल्कुल सही। नए करों को प्रस्तावित करने के लिए वित्त विधेयक की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके पहले लेकिन पहले से चले आ रहे करों को दरों में बदलाव करने के लिए किसी अन्य विधेयक अधिनियम की आवश्यकता नहीं होती है। जो देखिए, नए करों को प्रस्तावित करने के लिए वित्तीय विधेयक नहीं, धन विधेयक की जरूरत होती है। धन विधेयक, ठीक है।
जो आर्टिकल 110 में बताए गए करे उसके बारे में। यहाँ पर यह कथन सही नहीं होता है। राष्ट्रपति की सिफारिश के अलावा कोई भी धन विधेयक पेश नहीं कर सकता। जी बिल्कुल सही यह बात है। निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो देखिए, ये भी रहे, थोड़ा कॉमन सेंस नहीं बोल सकते, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बोल सकते हैं। जीएस ढिल्लो, हुकुम सिंह, बलिराम भगत, ये क्वेश्चन मतलब ये क्या कहते रहे, लेकिन केवी के सुंदरम अध्यक्ष नहीं रहे हैं, ये नहीं रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जबकि राज्यसभा के सदस्य लोकलेखा और सार्वजनिक उपक्रमों की समिति से जुड़े होते हैं, अनुमान समिति के सदस्य पूरी तरह से लोकसभा से लिए जाते हैं। जी बिल्कुल सही। सदस्य संसदीय कार्य मंत्रालय संसदीय मंत्रालयों की कैबिनेट समिति के समग्र निर्देशन पर काम करती है। जी बिल्कुल सही। संसदीय कार्य मंत्री भारत सरकार द्वारा विभिन्न मंत्रालयों में स्थापित समितियां, परिषदों, बोर्डों और आयोगों आदि पर संसदीय सदस्यों को नामित किया जा सकता है। जी ऐसा नहीं है, परंपरा चली आ रही है, इसी कारण यहाँ पर हमारा जो आंसर सही होगा वो 1 और 2 होगा। देखिए, हम हर एक ऑप्शन के बारे में इसलिए डिटेल से जान नहीं रहे क्योंकि अभी प्रश्न इतने रिलेवेंट नहीं रहे, क्योंकि अभी थोड़ा पैटर्न चेंज हो चुका है। बस हम इसको देख रहे हैं कि मतलब पैटर्न किस तरीके से था, इसी कारण हम इन क्वेश्चन के हर एक ऑप्शन के बारे में ज़्यादा डिटेल से नहीं जान रहे। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक भारतीय संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए? अलग अलग और विशेष बहुमत से। देखिए, संविधान संशोधन विधेयक ऐसा विधेयक है जो अलग अलग और क्या कहते हैं, अलग अलग और विशेष बहुमत से पारित किया जाना होता है। बाकी ये विधेयक तो मतलब साधारण बहुमत से पारित किए जाते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। केवल राज्यसभा में ही मनोनीत सदस्य हो सकते हैं, लोकसभा में जी नहीं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। भले ही क्या कहते हैं, ये देखो 2000 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2003 का है। भले ही 2019 में लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन का मनोनयन होता था वो 2 सदस्यों का किया जाता था, इसी कारण ये क्वेश्चन उस टाइम के लिए रॉन्ग है। आज ये कथन सही हो जाता है क्योंकि लोकसभा में कोई मनोनीत सदस्य नहीं है, उस टाइम के लिए रॉन्ग था। राज्यसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का संवैधानिक प्रावधान है। जी मतलब ये 2 मनोनीत प्रावधान था, लेकिन अब ये प्रावधान नहीं रहा, इसी कारण ये कथन रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो मनोनयन का संवैधानिक प्रावधान था वो राज्यसभा में नहीं था, वो लोकसभा में था। ठीक है, इसी कारण ये कथन उस टाइम के रॉन्ग था, आज भी रॉन्ग है। मनोनीत सदस्य के केंद्रीय मंत्री नियुक्त होने पर कोई संवैधानिक रोक नहीं है। जी बिल्कुल सही। बस कि देखो, मंत्री बनने के लिए आवश्यकता क्या होती है कि वो किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। तो सदस्य फिर वो कैसा है, क्या कहते हैं, उसको मनोनीत किया गया है, निर्वाचित होकर आया कैसा है, उसके ऊपर नहीं देखा जाता है। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव और लोकसभा दोनों में वोट कर सकता है। जी नहीं, राष्ट्रपति के चुनाव में तो वोट नहीं कर सकता है मनोनीत सदस्य, इसी कारण ये भी कथन गलत होता है। यहाँ पर यह कथन यहाँ पर सही हो जाता है। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत स्वीकृत है। जी बिल्कुल सही। लोकसभा और राज्यसभा की पहली संयुक्त बैठक 1961 में हुई थी। जी बिल्कुल सही। और इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन यह है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंकिंग दूसरी पहली, यहाँ पर पहले के बताया गया ना, थोड़ा मिस्टेक हो गई थी सर। इसकी दूसरी बैठक बोली गई कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंकिंग सेवा आयोग निरसन विधेयक पारित करने के लिए आयोजित की गई थी। जी बिल्कुल सही। यहाँ पर तीनों कथन यहाँ पर ये सही हो जाते हैं। रेलवे जोनों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो संसदीय कार्य मंत्रालय ये काम करता है। लोकसभा का कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में बढ़ाया नहीं जा सकता। जी ऐसा नहीं है, आपातकाल के समय में बढ़ाया जा सकता है। एक बार के लिए 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। जी नहीं, 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। जी बिल्कुल सही। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार के लिए 2 वर्ष के लिए, जी नहीं, 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। भारतीय संसद किस प्रकार प्रशासन पर नियंत्रण रखती है? तो क्या बोलते, विभिन्न मंत्रालयों की परामर्शदात्री समितियों के माध्यम से। जी बिल्कुल सही। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, वो तो मंत्रालयों के बीच के परामर्शदात्री इसके माध्यम से नहीं रखती है।
संसदीय समितियों के माध्यम से वो अपना नियंत्रण रखती है। प्रशासकों को समय समय पर रिपोर्ट भेजने के लिए कहती है। देखो कुछ प्रशासक मतलब राष्ट्रपति को रिपोर्ट देते हैं, कुछ संसद को देते हैं, इसी कारण मतलब वो तो पूरी तरीके से नहीं यहाँ पर नहीं मतलब रखती है। कार्यपालिका को ऋण जारी करने के बाध्य करके जी ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन 2 हमारा बी हमारा सही आंसर होगा। अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को बोलना बंद करने और दूसरे सदस्य को बोलने देने के लिए कह सकता है। इस घटना को क्या कहते हैं? तो इसके लिए क्रॉस द फ्लोर कहते हैं। आज लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की सबसे अधिक संख्या राज्य कौन सा है? तो देखो एसटी की संख्या सबसे ज़्यादा मतलब एमपी में, तो वहाँ पर उसको दिया जाता है। संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए पूरे भारत या उससे किसी हिस्से के लिए कोई कानून बना सकती है। जी बिल्कुल सही है कथन। ये रिपीट हो चुका क्वेश्चन है, इसका आंसर जो सही डी होगा, किसी भी राज्य की सहमति के बिना। धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं हुआ हमें बताना है। धन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है? जी नहीं, लोकसभा में यह पेश हो सकता है। लोकसभा का अध्यक्ष यह तय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं है। जी बिल्कुल सही। राज्यसभा को लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को 14 दिन के भीतर वापस भेजना चाहिए, विचार के लिए भेजा जाना चाहिए। जी बिल्कुल सही। देखिए अगर राज्यसभा उस विधेयक को वापस भेजती है, विचार करने के लिए भेजती है, लेकिन वो केवल उसके ऊपर सिफारिश कर सकती है। अगर 14 दिन के भीतर वो भेजती भी नहीं है या उसके मतलब, तो फिर अपने आप से वहां से पारित कर दिया जाता है। सॉरी, ये कथन यहाँ पर सही हो जाता है। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लोकसभा को वापस नहीं भेज सकती। जी बिल्कुल सही। यहाँ पर हमारे 3 कथन सही है। निम्नलिखित में से किस देश में विधायिका द्वारा पारित सरकार को गिराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव तभी वैध होता है जब विधायिका एक साथ उत्तराधिकारी सरकार चुनने के लिए बहुमत प्राप्त करने में सक्षम हो जाती है। जी बिल्कुल, ऐसा जो प्रावधान है वो जर्मनी में है। यदि भारत का प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन का हो तो वह जब उसके ऊपर जब अविश्वास प्रस्ताव पारित कर लिया जाता है तो उस स्थिति में वह अपने पक्ष में मतदान नहीं कर सकता, क्योंकि वो उस सदन का सदस्य नहीं। इसी कारण, क्योंकि देखो वोटिंग करने के लिए क्या कहा गया है, जो एमपी रहते हैं वह किसी भी सदन में जाकर बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, भाग ले सकते हैं, लेकिन वोटिंग का जब समय आता है तब उसे उस सदन का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, इसी कारण हमारे यहाँ पर कथन सही हो जाता है। यदि लोकसभा में किसी राज्य को आवंटित सीटों की संख्या 42 है तो उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की कितनी होगी? तो देखिए यहाँ पर 6 है। थोड़ा सा मतलब ये फैक्ट थोड़ा मैथ बेस्ड क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर जो कहा गया है कि पार्लियामेंट सारा सिस्टम पूरा दिया गया है कि मतलब हमें या एक के स्थान पर कितने सदस्य आएंगे। तो देखो यहाँ पर मुझे बताओ कि राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत कर सकता है? तो 12 लोगों को मनोनीत कर सकता है। यहाँ पर वही 20 से अधिक लोगों को मनोनयन नहीं हो सकता है। निम्नलिखित में कथनों में से किसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों के चुनाव में वोट देने का अधिकार है? दोनों के चुनाव में देखो राज्य विधानमंडल के निचले सदन के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वह लोकसभा व राज्यसभा दोनों के लिए क्या कहते हैं वोट दे सकते हैं। ठीक है, वही इसका आंसर सही ये हो जाता है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में अभी तक विधान परिषद नहीं है जबकि संविधान में इसका प्रावधान किया गया था? तो देखिए एमपी ऐसा था जिसमें संविधान में कहा गया था कि वहां पर विधान परिषद होगी, लेकिन अभी भी व्यावहारिकता में वहां पर विधान परिषद नहीं है। चलो आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ जाते हैं। यदि किसी राज्य विधानसभा के चुनाव में यदि किसी राज्य विधानसभा के चुनाव में निर्वाचित घोषित किया गया उम्मीदवार अपनी जमानत खो देता है तो इसका मतलब क्या है? तो वही वो बहुत बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है, इसका यह आंसर है। देखिए मतलब हमने जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसका हमने पीवाईक्यू एनालिसिस कर लिया। लगभग हमने आज 28 क्वेश्चन, तो मतलब हमने 2008 से 1955 तक की डिस्कस कर लिए। उसके पहले हमने लगभग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। तो आप सभी का इस सेशन में बने रहने के लिए लगभग 1 घंटे का सेशन हो रहा है, आज का सबसे लंबा सेशन है। तो आप सभी का अभी तक बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद और मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।